दोस्तों, क्या आपने अपने शहर में होर्डिंग्स देखी हैं जहां पे लिखा होता है 2 BHK फ्लैट अवेलेबल जस्ट फॉर ₹30 lakhs? देखी होंगी। और क्या आपने नोटिस किया है एडवर्टीजमेंट के कॉर्नर में एक एस्ट्रिक मार्क होता है लाइक दिस? उस एस्ट्रिक मार्क में ही हाउस परचेज करने से एसोसिएटेड सारी की सारी कॉस्ट छुपी होती हैं, जिससे कि जो फिगर आपको दिखाया जाता है वर्सेस जो एक्चुअल टोटल कॉस्ट आती है उसमें काफी डिफरेंस होता है। ऑफ कोर्स ओवर एंड अबव चली जाती है एक्चुअल टोटल कॉस्ट। हेलो एवरीवन, अब तक आपने गेस कर लिया होगा कि आज मैं आपको इंडिया में रियल एस्टेट बाय करने से एसोसिएटेड सारी की सारी कॉस्ट एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आप भी वेल्थ क्रिएट कर सकें। आइए अब वीडियो के टॉपिक पे वापस से चलते हैं। हम में से दोस्तों ज्यादातर लोग अक्सर क्लूलेस होते हैं दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट वर्किंग एस्पेक्ट्स को लेकर के, और उनमें से एक है ये जानना कि इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी खरीदते वक्त टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। आज हम वन बाय वन सभी कॉस्ट को समझते हैं, राइट? क्लैरिटी के लिए हम एक प्रॉपर्टी कॉस्ट टेबल क्रिएट करते चलेंगे, और जैसे जैसे न्यू कॉस्ट आएंगी उन्हें भी उस टेबल में हम बिल्डअप यानी कि ऐड ऑन करते चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे जो कि 1000 स्क्वायर फीट का एक स्टैंडर्ड फ्लैट की तरह क्लासिफाई होता है। अब हम इसमें एजम्पशंस लेंगे और फाइनल वैल्यू डिराइव करने के लिए कॉस्ट्स को एड अप करते चलेंगे। नाउ, रियल एस्टेट बाय करने की एसोसिएटेड कॉस्ट को हम 4 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा है हमारा अदर रिकरिंग चार्जेस, तीसरा है हमारा इंटीरियर कॉस्ट, और चौथा इंटरेस्ट कॉस्ट। दोस्तों, इन चारों कंपोनेंट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे और सभी को एड अप करके हमारी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होती जाएगी। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें फर्स्ट है बेसिक प्राइस। दोस्तों, ये वही प्राइस है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो आप होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स और दूसरे एडवर्टीजमेंट्स पे देखते हो। ये कुछ ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं एडवर्टीजमेंट के, पर आजकल सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का काफी यूज हो रहा है प्रॉपर्टी प्राइसेस को मार्केट करने के लिए। लेकिन ये जो प्राइस आप देखते हैं ये बेसिक प्राइस होता है। इस बेसिक प्राइस में लीगल और प्रोस्पेक्टिंग कॉस्ट इंक्लूडेड रहती है, जो कि सॉलिसिटर्स और सर्वेयर्स द्वारा ड्यू डिलिजेंस में इनकर की जाती है। नाउ, किसी भी प्रॉपर्टी का प्राइस उसके स्ट्रक्चर के कार्पेट एरिया, बिल्टअप एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया पे बेस्ड होता है। किसी एक ही टाइप को यूज करने की कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है एज सच। अब इन 3 टाइप ऑफ एरियाज और उनके बीच के बेसिक डिफरेंसेस को आइए समझते हैं। दोस्तों, नंबर 1, कार्पेट एरिया। किसी अपार्टमेंट के नेट यूजेबल फ्लोर एरिया को कार्पेट एरिया कहते हैं। इसमें एक्सटर्नल वॉल्स वाली एरिया हटा दी जाती है, पर अपार्टमेंट की इंटरनल पार्टीशन वॉल्स की एरिया इंक्लूडेड रहती है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो कार्पेट एरिया का मतलब फ्लैट का वो एरिया जिस पे आप कार्पेट से कवर कर सकते हो, राइट? तो अब हम सेकंड बात करते हैं बिल्टअप एरिया की। बिल्टअप एरिया का मतलब होता है कार्पेट एरिया प्लस अपार्टमेंट के एक्सटर्नल वॉल्स की एरिया भी। इसमें बालकनीज, टेरेस, फ्लावर बेड्स जैसी अनयूजेबल एरियाज भी इंक्लूड कर दी जाती हैं। थर्ड है हमारा सुपर बिल्टअप एरिया। पूरे बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स की टोटल एरिया को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज ऑन सेल से, तो सुपर बिल्टअप एरिया का फिगर आ जाता है। इसका बेसिक प्रेमाइस सिंपली ये है कि सुपर बिल्टअप एरिया का मतलब फ्लैट का अपना बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन स्पेसेस लाइक पूल्स, जिम्स, लॉबी एंड पार्किंग का टोटल एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्लैट्स। कार्पेट एरिया में जितना परसेंटेज एडिशन होता है सुपर बिल्टअप एरिया के फिगर तक पहुंचने के लिए, उसको हम लोडिंग फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कार्पेट एरिया हमारा 1000 स्क्वायर फीट है और लोडिंग फैक्टर 20% है, तो सुपर बिल्टअप एरिया 1200 स्क्वायर फीट है। नॉर्मली ये लोडिंग फैक्टर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी में कितनी ज्यादा कॉमन स्पेसेस हैं और एमिनिटीज कितनी ऑफर की जा रही हैं। जनरली जो लोडिंग फैक्टर होता है वो 20 to 30% होता है ज्यादातर प्लेसेस में। आइए अब अपनी टेबल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी एरिया ऑफ प्रॉपर्टी है 1000 स्क्वायर फीट यानी कि 92 स्क्वायर मीटर्स। इस पे अगर हम लोडिंग फैक्टर ले रहे हैं 20%, तो हमारी सुपर बिल्टअप एरिया आ जाती है 1200 स्क्वायर फीट। प्राइस पर स्क्वायर फीट हम 4000 रुपीज ले रहे हैं, तो हमारा बेसिक कॉस्ट जो फ्लैट का आया वो है 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1200, दैट इज 48 लाख रुपीज। तो ये है फ्लैट का बेसिक कॉस्ट, पर बात यहां पे खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत से एडिशंस करने बाकी हैं। चलिए पीएलसी से शुरू करते हैं। पीएलसी यानी कि प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस।
दोस्तों प्राइस और कुछ नहीं होता बल्कि डिमांड और सप्लाई का एक फंक्शन होता है। अगर आपकी विश एक ऐसा घर खरीदने की है जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में है तो ऑफ कोर्स आपको ज्यादा प्राइस पे करना होगा। फॉर एग्जांपल रोड के कॉर्नर में एक विला या फिर सी फेसिंग फ्लैट, ये जनरली प्रेफर्ड लोकेशंस मानी जाती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज में नॉर्मली आपको 4 to 5% मार्कअप देखने को मिलता है। तो अगर आप ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो आपको बेसिक कॉस्ट में 4% ऐड करना पड़ेगा। ये 4% कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये लोकेशन टू लोकेशन और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सो फॉर एग्जांपल लेक या सी के पास बिल्डिंग, सी या लेक फेसिंग फ्लैट्स दूसरे फ्लैट्स के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली हायर प्राइस्ड होंगे। ये नंबर 5% बताए गए नंबर से ज्यादा का भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हाई पीएलसी वाली इन प्रॉपर्टीज की रीसेल वैल्यू भी ज्यादा होगी सेम बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इनमें यूनिक अट्रैक्टिव क्वालिटी है और हाई डिमांड भी होती है इनकी। अपनी टेबल की तरफ चलते हैं। पीएलसी ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो दोस्तों बेसिक कॉस्ट ऑफ फ्लैट थी 48 लाख रुपीस की, इसमें पीएलसी एज्यूम करते हैं 5%, ये ऐड करने के बाद हमारा टोटल फिगर आ जाएगा 50.4 लाख रुपीस का। अब जीएसटी की तरफ चलते हैं। जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल होता है जिन्हें अब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिसीव ना हुआ हो। नाउ ये जीएसटी के रेट्स इस बात पे डिपेंडेंट होते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में क्लासिफाई होती है या फिर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे अफोर्डेबल हाउसिंग की क्या डेफिनेशन होती है, मैं आपको बताती हूँ। मेट्रोपॉलिटन एरियाज का एक यूनिट जो 45 लाख रुपीस या फिर उससे कम का है और उसका कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर या फिर उससे कम का है, दिस इज कॉल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग। वहीं अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात करें तो एक यूनिट जो कि 45 लाख रुपीस या फिर उससे कम का है लेकिन उसका कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर या फिर उससे कम का है, इसे बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। अभी के जीएसटी रेट्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी टाइप अफोर्डेबल हाउसिंग है तो ये 1% है और अगर नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग टाइप है तो ये 5% होगा। अब दोस्तों हमारी ये हाइपोथेटिकल प्रॉपर्टी अफोर्डेबल हाउसिंग को क्वालिफाई नहीं करती है, इसलिए जो हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होगा इस एग्जांपल में वो होगा 5% का। वापस से टेबल देखते हैं। टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर पीएलसी 50.4 लाख रुपीस थी। जीएसटी जो कि 5% है उससे एड अप करने के बाद ये फिगर 52.92 लाख रुपीस का हो गया है। दोस्तों जीएसटी के बाद स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की तरफ अब हम चलते हैं। नाउ स्टैंप ड्यूटी एक ऐसी फीस है जो कि हाउस ओनर को पे करनी होती है जिससे कि प्रॉपर्टी उसके नाम पे रजिस्टर हो सके। एक्चुअल स्टैंप ड्यूटी का परसेंट स्टेट टू स्टेट और अलग अलग मेट्रोपॉलिटन एरियाज में डिफरेंट होता है। देखा जाए तो जनरली इसका जो रेंज होता है वो 5% to 7% ऑफ द वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होता है किसी भी स्टेट में, और मेट्रोपॉलिटन एरियाज की अगर बात करें तो 1 to 7% के बीच में होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, जब बायर और सेलर के बीच में एक फुल एंड फाइनल लीगल एग्रीमेंट हो जाता है चेंज ऑफ ओनरशिप को लेकर के, तब कोर्ट एक रजिस्ट्रेशन फी भी चार्ज करता है जो कि एग्रीमेंट वैल्यू का 1 to 2% होता है। वैसे इस रजिस्ट्रेशन फी में एक अपर कैप भी है जो कि प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी की कीमत अगर 30 लाख रुपयों से ज्यादा की है तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस 30,000 रुपीज पे कैप कर दिए जाएंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस फ्लैट को हम मुंबई में परचेस कर रहे हैं जहां स्टैंप ड्यूटी 5% मेल बायर्स और 4% फीमेल बायर्स की रहेगी। रजिस्ट्रेशन चार्जेस या तो 1% ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू या 30,000 रुपीज के होंगे अगर प्रॉपर्टी की कीमत 30 लाख रुपीज के ऊपर की है। इस बात का ध्यान रखें कि जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस तीनों ही इंडिपेंडेंट आइटम्स हैं और ये मार्केट वैल्यू यानी कि बेसिक कॉस्ट प्लस पीएलसी के ऊपर लेवी किए जाते हैं। क्योंकि हमारी टोटल मार्केट की वैल्यू एग्जांपल में 50.4 लाख रुपीस की है, कंसिडर कर रहे हैं मुंबई लोकेशन में है, एज्यूम करते हैं कि आप एक मेल बायर हो, स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल 5% हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ कोर्स 30,000 के होंगे। तो वापस से कैलकुलेशन हम देख रहे हैं 50.4 लाख पे हमारी टोटल मार्केट वैल्यू थी, इसमें हमने जीएसटी ऐड किया, स्टैंप ड्यूटी ऐड किया 5% ईच। रजिस्ट्रेशन फीस दोस्तों 30,000 रुपीज की है क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू 30 लाख रुपए के ऊपर है, तो हमारा टोटल आता है आफ्टर जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन 55.74 लाख रुपीज का। तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका टोटल यानी कि द टोटल प्राइस जो कि आपको पे करना है व्हेन यू आर कंप्लीटिंग अ ट्रांजैक्शन टू बाय दिस फ्लैट या प्रॉपर्टी, ये आता है 55.74 लाख रुपीस यानी कि रफली 56 लाख रुपीस का। अब आइए कुछ दूसरे चार्जेस को देखते हैं जो कि जनरली हम लोग कंसिडर करना भूल जाते हैं क्योंकि ये कॉस्ट अपफ्रंट यानी कि स्टार्टिंग में पे नहीं होती है। तो दोस्तों ए पार्ट में हमने बात की थी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी की, राइट?
और अब जो हम बी पार्ट समझने वाले हैं उसमें हम दूसरे रेकरिंग चार्जेस की बात करने वाले हैं। गाइज हमें यह समझना पड़ेगा कि बहुत से ऐसे चार्जेस और एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको एड्रेस करने पड़ते हैं तब तक जब तक आपके पास फ्लैट का ओनरशिप है और तब से जब से आप फ्लैट की ओनरशिप ले लेते हो, और ये पीरियोडिक यानी कि मंथली और बाय मंथली बेसिस पे चार्ज किया जाता है एज सेड तब तक जब तक आपके पास फ्लैट की ओनरशिप है। ये रेकरिंग कॉस्ट होती है और इनमें क्या क्या शामिल होता है आइए अब आराम से हम समझते हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। कभी कभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज मैंडेट कर देती हैं जो कि पर स्क्वायर फुट बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों ये चार्ज प्रॉपर्टी साइट के आसपास के एरियाज के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। लोकेशन टू लोकेशन ये जो चार्ज है वो वैरी करता है। ये स्मॉल चार्जेस होते हैं जो कि बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा डिसाइड किए जाते हैं या फिर उन बॉडीज के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं जो कि उस एरिया में न्यू डेवलपमेंट को ऑथराइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले तो हो सकता है आपके बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में कोई खाली स्पेस है, वहां पे न्यू पार्क का डेवलपमेंट या फिर किसी कॉमन स्पेस फैसिलिटी को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए जो ओनर्स हैं उनको कुछ फिक्स्ड अमाउंट देना होगा जो कि डिपेंडेंट होगा इस बात पे कि उनके फ्लैट का साइज क्या है, राइट नाउ। ये मोस्टली बहुत ही स्मॉल अमाउंट होती है जो कि 2000 से 10,000 के बीच में वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कि किस स्केल का डेवलपमेंट होने जा रहा है उन कॉमन स्पेस फैसिलिटीज का। दोस्तों नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिक कनेक्शन चार्जेस की। नाउ डेवलपर जो होते हैं वो आपके बिहाफ पे वायर्स और केबल्स जनरली ले डाउन कर देते हैं। नाउ इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन मीटर से आपके अपार्टमेंट तक ये होता है। वो आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने का, इलेक्ट्रिसिटी को आपके अपार्टमेंट तक लेकर के आने का चार्ज लेते हैं, राइट। तो आप पे करोगे एक एप्लीकेशन फीस उनको जो कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर इंस्टॉलमेंट के लिए होगा और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेकर के आने के लिए होगा ना। ये कॉस्ट बहुत ही बेसिक होता है एज कंपैरिजन टू द होल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, काफी स्मॉल होता है ये, लेकिन इसे भी हमें ऐड करना होगा आपके हाउस प्रॉपर्टी के टोटल कॉस्ट में। अगर हम देखें तो ये अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 3,000 to 5,000 से ज्यादा का नहीं होता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड योर स्टेट, राइट। अब समझते हैं वाटर, सीवरेज एंड ड्रेनेज चार्जेस। दोस्तों आपको पता है कि हर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को वाटर, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की नीड तो होती ही होती है, राइट नाउ। गवर्नमेंट या फिर जो म्युनिसिपैलिटी होती है या तो बिल्डर से चार्ज करते हैं या फिर कलेक्टिवली सोसाइटी के लोगों से चार्ज करते हैं, राइट नाउ। ये चार्जेस भी स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं पर अल्टीमेटली ये चार्जेस सोसाइटी के रेसिडेंट्स ही बेयर करते हैं और इसलिए आपके कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट में इसे भी ऐड करना ही होगा। दोस्तों इन चार्जेस का पेमेंट या तो वाटर मीटर सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है या फिर अगर कोई मीटरिंग सिस्टम नहीं है उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में तो उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की जितनी भी फिक्स्ड सीवरेज कॉस्ट है उससे ओनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये कॉस्ट 500 to 1,000 पर मंथ की रेकरिंग कॉस्ट होती है। अब हम मेंटेनेंस चार्जेस समझते हैं। आपके लोकेलिटी, लैंड वैल्यू, टाइप ऑफ होम क्वालिटी एंड नंबर ऑफ एमिनिटीज जो कि आपकी सोसाइटी ऑफर करती है उसके हिसाब से आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये जो मेंटेनेंस चार्ज है ये मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे देने होते हैं जब आप घर में रहने लगते हो। ये बात सच है लेकिन कई सोसाइटीज में जो बिल्डर्स होते हैं वो 2 से 10 साल के जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं उसको एडवांस में बुकिंग के वक्त ही आपसे डिमांड कर लेते हैं। इसलिए इन चार्जेस को भी आपको अकाउंट फॉर करना ही होगा हाउस परचेज का बजट बनाते वक्त। आपको पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस चार्ज एक रेकरिंग कॉस्ट है जो कि आपको देते रहना पड़ेगा टिल द टाइम आप प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। भले ही आप उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहे हो, आपने रेंट किया हुआ हो या फिर ना किया हुआ हो, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा खासकर तब जब आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से, याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट पर्पस से प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, राइट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट का जो अमाउंट होता है वो मोस्ट कॉमनली फ्लैट के साइज पे डिपेंडेंट होता है। इसलिए एक लार्ज फ्लैट के मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू स्मॉलर फ्लैट उसी सेम कॉम्प्लेक्स में। नाउ ये जनरली 1,000 to 5,000 पर मंथ के बेसिस पे होते हैं जो कि कई फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। नाउ बहुत से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस प्रॉपर्टी सेल के वक्त इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस डिपॉजिट्स भी लेते हैं। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट ऑटोमेटिकली इस डिपॉजिट में से डिडक्ट होती रहे और नए ओनर को इसे हर महीने पे करने की नीड ना हो। जैसा कि पहले बताया ये डिपॉजिट 2 से 10 साल के टोटल मेंटेनेंस चार्जेस के
हो सकते हैं। ये चारों रिकरिंग चार्जेस को मिला करके 24 मंथ्स का फिगर नियरली 1 लाख टू 1.5 लाख रुपीस आ रहा है और इसलिए आपको इसे भी ऐड करना होगा अपने बजट में। तो जैसा कि हमने सारी कॉस्ट पे कर दी जो कि फ्लैट बाय और ओन करने से रिलेटेड थी, अब हमें इंटीरियर डेवलपमेंट पे भी तो खर्च करना होगा जिससे कि हमारा घर एक लिवेबल होम बन सके, राइट? नाउ इंटीरियर कॉस्ट घर के कॉस्ट का एक साइजेबल चंक यानी कि एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा होता है। स्टिल हम में से बहुत सारे लोग हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले इसके बारे में प्लान करते ही नहीं है। ऑन एन एवरेज एक 50 लाख के अपार्टमेंट में एटलीस्ट 3 to 5 लाख की इंटीरियर कॉस्ट लगेगी ही, जो कि फर्नीचर, फिक्सचर, वॉल पेंटिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ के लिए होगी। लोग अक्सर एक गलती करते हैं, वो अज्यूम कर लेते हैं कि इंटीरियर कॉस्ट की कॉस्ट में 1 to 2% ऑफ बेसिक कॉस्ट तक जाएगी, पर आजकल ये कॉस्ट 10% या उससे ज्यादा भी हो जाती है उन होम बायर्स के लिए जो एक्सटेंसिव रीडेकोरेशन के बारे में सोच रहे हो। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप इसके लिए एडवांस में प्लान कर लें और बहुत प्रूडेंटली बजट कर लें। आइए अब फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट। आपको याद होगा कि हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट था यानी कि जो टोटल कॉस्ट था ऑफ बाइंग द प्रॉपर्टी वो ऑलमोस्ट 56 लाख रुपीस पे आ रहा था, राइट? ज्यादातर लोग ऐसी प्रॉपर्टीज को कैश इन हैंड से परचेज करते नहीं हैं और इतने बड़े ट्रांजैक्शन को होम लोन से ही फाइनेंस कर लेते हैं। होम लोन्स करंटली 6.5% से 10% के इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करते हैं जिनमें 20, 30 या फिर 40 इयर्स में पे बैक करने के ऑप्शंस होते हैं। बायर्स को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी ज्यादा लोन को पे बैक करने का टेन्योर होगा उतना ही टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का भी ड्रामेटिकली बढ़ता जाएगा और इसलिए ऐसा प्रेफरेबल होता है कि इन लोन्स को एज फास्ट एज पॉसिबल पे बैक कर दिया जाए। हमने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है कि कैसे प्री पेमेंट ऑफ लोन स्पेशली होम लोन्स आपके टोटल लोन प्लस इंटरेस्ट पेमेंट को 40% से भी ज्यादा से रिड्यूस कर सकता है। डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देंगे। तो गाइस अपने एग्जांपल में अगर हम 40 लाख का होम लोन ले रहे हैं और अज्यूमिंग की इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी 8% की है 25 इयर्स के लिए, तो इसका ईएमआई अप्रोक्सीमेटली 30,873 पर मंथ आएगा 25 इयर्स के लिए, जिसका टोटल अमाउंट होगा 92.61 लाख का। इसलिए ऐसा एडवाइजेबल है कि आप अपने लोन अमाउंट को जितना कम हो सके उतना कम रखें और जितनी जल्दी हो सके रीपे भी कर दें, जिससे कि ओवरऑल अमाउंट टू बी पेड बाय द यूजर कम हो जाएगा। तो अब आपको पता चल चुका है कि कितने सारे हिडन कंपोनेंट्स होते हैं छोटे से एस्ट्रिक मार्क के पीछे और फ्लैट्स को ओन करने के बाद के मेंटेनेंस और इंटीरियर कॉस्ट के बारे में भी अब आपको पता चल चुका है। तो ऊपर डिस्कस किए हुए सारे कंपोनेंट्स अगर हम इंक्लूड कर लें तो टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके की दिखेगी। आइए टेबल पे चलते हैं। हमारा इनिशियल बेसिक कॉस्ट फिगर था 48 लाख रुपीस का और फाइनल स्पेंडिंग बायर के पॉकेट से इंक्लूडिंग ऑल द जीएसटी 56 लाख रुपीस के फिगर पे है। इसमें एक साल के रेकरिंग रनिंग कॉस्ट जो कि रफली 1 लाख आ रहा है और अप्रॉक्स 3 लाख का इंटीरियर कॉस्ट ऐड कर रहे हैं जो हमने 6.25% ऑफ बेसिक प्राइस लिया है। ये सब मिला के टोटल 60 लाख तक पहुंच रहा है। ये 60 लाख का टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने अपने एग्जाम्पल में लिया, ये कोटेड बेसिक प्राइस ऑफ फ्लैट जो 48 लाख था उससे 25% ऊपर है। और अगर आपने होम लोन से फाइनेंस कर लिया तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये कितना ज्यादा कॉस्टली होने वाला है। सो आई होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की इंडिया में फिजिकल रियल एस्टेट बाय करने से एसोसिएटेड कॉस्ट की पूरी इंपॉर्टेंट बातें समझने में। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किन इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स पे हमारे अगले वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.